यह बात है साल 1941 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का टी मॉडल था। इसे देखकर ये बच्चा बहुत हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगा हुआ था। इसका नाम था सुचाइरो होंडा। और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में हमें इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। नाजरीन, 1996 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई। उनके वालिद लुहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम करते थे। होंडा के 5 भाई बहन पहले ही बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन उसे पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल को हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक एड देखा। आट्सुका नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थे। कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और कुछ किस्मती थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो समय था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हुआ। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब आट्सुका ही पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई और यहाँ तक कि बेबी सिटिंग पर लगा दिया था। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ तो अपने घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था और दूसरी तरफ उसे फालतू काम दिए जा रहे थे। उसको वापस गांव जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यही वह वजह थी कि वो अगले कई महीनों तक ओल्ड जॉब करने में मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद आट्सुका के मालिक ने होंडा को वर्कशॉप के काम भी देना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाता था और चंद महीनों में ही वो हर तरह की गाड़ी और उनके स्पेयर पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान आट्सुका ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी थी 8 डेमलर और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियाँ यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1904 में पहली पोजीशन हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियरिंग के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया था। अगले कई सालों तक वो आट्सुका में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमाटसु शहर में होनी थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां बेच दिया। होंडा ने आट्सुका की इस नई ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आट्सुका के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का खौफनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ गए थे। उसे अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। होने के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने आट्सुका के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आट्सुका के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे, कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सुचाइरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन इसको चलाने के लिए होंडा के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन पर आट्सुका के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आट्सुका से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए। टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिया। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार पिस्टन सारी कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए
और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिख रहे थे। को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया था। हुंडई की ये खुशी चंद महीनों की मेहमान थी। ये किसको मालूम था कि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानी कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउन क्रिएट करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें मजीद तब खराब हो गई जब वो कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री में लगा दिया गया। साल कई मुश्किल हालात से गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसमें होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ गिरा। पूरे देश में हालात बुरे होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी। होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 यंग में बेचे और एक बार फिर से जॉब लेस होकर बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी और खाना पानी की कमी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। एक ट्रांसपोर्ट का मिलना इतना ही मुश्किल हो गया था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी खत्म हो चुका था। इस दौरान होंडा को जापानीज इंटीरियर आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जिसे वो रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। ये इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा को लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 8000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई भी दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। इसे सुपर कप के नाम से लॉन्च किया गया जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि होंडा को रेसिंग का तो बहुत शौक था ही, इसलिए उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसिंग में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मार्केटिंग का रोल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1966 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी की 62 ईयर गुजारने के बाद सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने से भी मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा अपनी पहली पिकअप ट्रक T63 लॉन्च की जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही सोल्ड हो पाए और कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट करने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। सिर्फ 10 सालों में ही दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें हर कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोर्ड इंजन्स, प्लेन इंजन्स, डजनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है प्रत्यार फैक्ट्स की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू।